नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों आज यानी कि 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 का आगाज हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि नए वित्त वर्ष के आगमन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में किन-किन चीजों में बदलाव हो रहा है, जिससे आम आदमी के जनजीवन में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उन्हीं बदलावों की चर्चा करेंगे जिससे आपको यह पता चल सके कि आपकी जेब पर भी क्या असर पड़ने जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैं कुल मिलाकर के 15 जो अति महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में नए वित्त वर्ष में उसकी बात करूंगा। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, आपके जीवन के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इन निर्णयों से प्रभावित होने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी प्रक्रिया को आप समझने की कोशिश करिएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन सकारात्मक परिवर्तनों के साथ में नकारात्मक परिवर्तनों के साथ संजोया हुआ ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहला जो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको अपनी अर्थव्यवस्था में, वह है कि नए यूपीआई रूल्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन विल नॉट वर्क बाय अ न्यू रूल रिगार्डिंग इनएक्टिव मोबाइल नंबर्स। अगर आपके मोबाइल नंबर बहुत दिनों से इनएक्टिव हो चुके हैं तो उस पर जो है यूपीआई वर्क नहीं करेगा। तो जो भी लोगों का बैंक में अकाउंट है, उनका मोबाइल नंबर कई दिनों से आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो बैंक में आपका मोबाइल दिया हुआ है, अगर उस मोबाइल को आप बहुत दिनों से यूज नहीं किए हैं उस नंबर को, तो उस नंबर में आपको साफ तौर पर क्या करना है, अपडेशन कराइए, उसको एक्टिव करिए। या अगर कोई दूसरा नंबर आपको बदलाव करना है तो जल्द से जल्द अपने ब्रांच से कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने अपने मोबाइल को बहुत दिनों से प्रयोग नहीं किया है तो उसकी यूपीआई आईडी जो है इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा बदलाव है चेंजेस इन विड्रॉल फीस। जो आप अपने बैंकिंग प्रक्रिया में विड्रॉ करते हैं, जो एटीएम से निकासी आप करते हो, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं विथड्रॉ अमाउंट हम लोग करते हैं, तो जो विड्रॉवल फी है उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है वो आप देख सकते हैं। बैंक कस्टमर्स विल नाउ हैव टू पे अ फी आफ्टर मेकिंग 3 विड्रॉल्स फ्रॉम एटीएम्स। अगर आपने अपने एटीएम से 3 विड्रॉल कर लिया है महीने में, ये महीने की बात हो रही है, एक महीने में आपको केवल और केवल 3 फ्री विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपने एक महीने में 3 फ्री विड्रॉल कर लिया है तो चौथे विड्रॉल से आप पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो यह जो है आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेगेटिव मोड वाला इशू है। A charge of Rs 20 to 25 will be applied for every additional withdrawal beyond the free limit। यानी 3 लिमिट के बाद में आप चौथी लिमिट करेंगे तो 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए के बीच में आपको विड्रॉल फी लगेगा पर विड्रॉल पे। यानी चौथे विड्रॉल पे भी लगेगा, पांचवें विड्रॉल पे भी लगेगा और छठे विड्रॉल पे भी लगेगा। तो इस तरह से जो है आपको इस पर फोकस करना है। देखिए, ये प्रक्रिया क्यों सरकार के द्वारा लाई गई है, सरकार चाहती क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मोड में ट्रांजेक्शन हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। और डिजिटल ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी के लिए भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इसमें अभी आपको मैंने यूपीआई को लेकर के जो बताया कि इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर यूपीआई एक्टिव नहीं रहेगा, उसके लिए आप फिर से एक्टिव कराइए। मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी सरकार काम कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 3 विड्रॉल लिमिट से अगर आप ज्यादा विड्रॉल करते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। 20 से 25 रुपए तक ये चार्ज वेरी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं न्यू मिनिमम अकाउंट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, जो एक एमएवी होता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस होता है बैंक में, इसे हम लोग शॉर्ट में एमएवी के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए अब लॉन्च कर दिया गया है अलग अलग बैंकों के द्वारा भी कि आपके बैंक खाते में अगर न्यूनतम राशि नहीं रहेगी तो उस पर जो है चार्ज काटा जाएगा। तो बैंक्स में इंट्रोड्यूस चेंजेज इन द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर सेविंग्स अकाउंट। कस्टमर्स आर एडवाइज्ड टू चेक विद देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स टू इंश्योर दे मीट द अपडेटेड बैलेंस रिक्वायरमेंट्स एंड अवॉइड पेनाल्टी चार्जेज। आप अपने बैंक का एक समझिए कि जो भी उसका फीचर्स है उस फीचर्स को आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि भाई मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेरे अकाउंट में नीडेड है या नहीं है।
ठीक है, जैसे अब मान लिया जाए कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस नील रखा जाता है, तो वो सब आप अपने बैंक से पता करके देख सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ बताया गया है कि जो नए मिनिमम अकाउंट बैलेंस बैंक के द्वारा सेट किए जा सकते हैं, खासतौर पर जो भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स हैं, उनको जो है इसको झेलना पड़ सकता है। तो वो अपने बैंक से थोड़ा सा इस पर जानकारी ले लें कि कितना मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपके बैंक में रखना जरूरी है महीने में। चौथा है इनहांस्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। जी हाँ, सबसे बड़ी बात आई है क्या कि बैंकों की तरफ से जो बैंकिंग जो डिजिटल जो सर्विसेज आपका बैंक का है उसको एनहांस किया गया है, उसको और सिक्योर बनाने की कोशिश की गई है। टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस बैंक्स आर लॉन्चिंग न्यू डिजिटल बैंकिंग फीचर्स। अब ये नया बैंकिंग फीचर्स का बेनिफिट्स क्या रहेगा भैया? तो कहा जा रहा है क्या कि ये AI पावर्ड रहेगा और इसमें चैटबॉट्स और ऑनलाइन सर्विसेज विल इनहांस सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस मेकिंग डिजिटल बैंकिंग मोर इफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली। AI पावर्ड ये रहेगा। दूसरा, अगर आपको इसमें फीचर समझना है तो ऑनलाइन सर्विसेज से ये काफी ज्यादा जुड़ा हुआ रहेगा और कस्टमर फ्रेंडली होगा, ताकि कस्टमर को जो हो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज है उसको एनहांस करने की कोशिश नए वित्त वर्ष के अंतर्गत की जा रही है। पांचवा है न्यू क्रेडिट कार्ड रूल्स। जी हाँ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स हैं, IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसका अगर विस्तारा क्रेडिट कार्ड्स के होल्डर्स हैं, तो आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड की तरफ से जो आपको पक्ष वगैरह जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, अब उसमें कहा जा रहा है कि परिवर्तन आने की गुंजाइश है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों को एक बार देख लें, क्योंकि जो आप बेनिफिट्स की उम्मीद अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहे थे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से कर रहे थे, वो शायद इस बार जो है नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, तो खास तौर पर तो SBI और विस्तारा क्रेडिट कार्ड जो IDFC का होगा उसमें तो ये अवेलेबल बता दिया गया है, अदर बैंकों के साथ भी इसको आपको देखना होगा। खास तौर पर यह भी माना जा रहा है कि एक्सिस बैंक भी जो है वो इंप्लीमेंट इसी तरह की चेंजेस को करनी जा रही है। मतलब जो आपको बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते थे क्रेडिट कार्ड यूज पे ट्रांजैक्शंस के नंबर पर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते थे, वो सारे के सारे जो है अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। तो नए क्रेडिट कार्ड रूल्स जो है नए वित्त वर्ष में प्रभावी हो रहे हैं। छठा है GST चेंजेज। जी हाँ, GST को जो है और सिक्योर्ड करने के लिए यहां पर नए GST चेंजेज किए गए हैं और न्यू सिक्योरिटी मेजर्स को GST में इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो जो न्यू सिक्योरिटी मेजर्स है वो है क्या भैया? तो जिसे हम MFA के नाम से जानते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, GST के भीतर एक MFA इंट्रोड्यूस किया गया है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका फायदा क्या होगा भैया? ये मैंडेटरी कर दिया गया है जो भी GST टैक्स पेयर्स हैं ई-वे बिल्स पर और E-इनवॉइसेस पे, यानी जो भी आपका ई-वे बिल्स है और ई-इनवॉइसेस को आप जो यूज कर रहे हैं वहां पर आपके लिए मैंडेटरी है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करेंगे। इसका फायदा ये रहेगा, दिस स्टेप विल हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड एंड इंश्योर अ सिक्योर टैक्स फाइलिंग प्रोसेस फॉर बिजनेसेस। यानी जो फ्रॉड होता है और सुरक्षित आप जो बिजनेस टैक्स जो ई-फाइलिंग करते हैं उसमें एक तरह से समझिए सिक्योरिटी लाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए GST चेंजेज में ये बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सातवां है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम। जी हाँ, बैंकों के भीतर एक नया PPS इंट्रोड्यूस किया गया है। इस PPS को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। इसके अंतर्गत देखिए साफ तौर पर क्या है, टू रिड्यूस बैंकिंग फ्रॉड। आपको पता है कि भारत में बैंकों में जो अभी जो डिजिटल फ्रॉड का एक कॉन्सेप्ट चल चुका है, तो इसको खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब भाई ये पॉजिटिव पे सिस्टम होता क्या है? तो विल नाउ बी मैंडेटरी फॉर चेक्स एबव RS 5000। पहले तो समझ लीजिए कितने चेक के ऊपर, कितना जो चेक का आपका ट्रांजैक्शन होगा जिस पर आपको PPS जो है वो लगेगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव पे सिस्टम को आपको यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो 5000 से ऊपर के चेक पर जैसे ही रहेगा तो पॉजिटिव पे सिस्टम आपको लेकर के चलना होगा। इसके अंतर्गत होगा क्या? देखिए, कस्टमर को जो है वेरीफाई करना होगा चेक नंबर, डेट, बेनिफिशियरी नेम एंड अमाउंट बिफोर प्रोसेसिंग पेमेंट्स, इंश्योरिंग एडेड सिक्योरिटी। जैसे मान लिया जाए सपोज आपने किसी को 5000 रुपए से एबव का चेक प्रोवाइड कर दिया, तो मे भी आपसे बैंक कांटेक्ट कर सकती है। अगर 5000 से ऊपर का है तो बैंक आपसे कांटेक्ट करेगी, चेक नंबर पूछेगी कि ये चेक नंबर आप पर्टिकुलर पर्सन को दिए हो कि नहीं दिए हो, किस डेट का आपने काट करके दिया है,
साथ ही साथ बेनिफिशियरी नेम किसको दिया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है बैंक जो है पेमेंट को प्रोसेस करने से पहले इसकी वेरीफाई करेगी आपसे। तो ये एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट पहल है जो आने वाले दिनों में बैंकिंग फ्रॉड को कम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन में चेक फ्रॉड्स भी होने लगे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा फीचर्स माना जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, पॉजिटिव पे सिस्टम। तो खास तौर पर जो चेक इशू करते हैं, जो चेक पेमेंट करते हैं, उनके लिए सलाह मेरा यही रहेगा कि जब भी आप किसी को चेक दें तो चेक में जो कॉलम रहता है भरने का, कि बेनिफिशियरी का नाम आप भर सकते हैं, साथ ही साथ कौन सा चेक नंबर है, कितना अमाउंट का चेक आपने दिया है, वो सारा भर करके रखें, तो जिससे कि हो आपको रियल टाइम जो हो आपका चेक सेटल्ड हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग खुद से भी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंजेज इन सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी रेट्स। जी हाँ, ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो सीधी सी बात है भैया, आपका जो सेविंग्स अकाउंट का जो रेट है और एफडी का जो रेट है उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। Several banks have announced changes in the interest rates of saving accounts and fixed deposits। वो डिपेंड करता है आपके कितने अमाउंट्स हैं, कितने अमाउंट का आपका एफडी है और किस तरह से आपके बैंक में जो आप सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रखे हुए हैं उस पर जो है ये इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। मतलब ये समझिए कि एफडी रेट और साफ तौर पर सेविंग्स बैंक अकाउंट पर मिलने वाला जो ब्याज है, ठीक है, उसमें जो है बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। कई सारे बैंकों ने यह घोषणा किया है, तो इसमें भी आपको आने वाले दिन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर और बैंकिंग जो आपका जो भी बैंक है उस बैंक से थोड़ा सा अपडेट इस पर ले लें, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। न्यू इनकम टैक्स स्लैब। जी हाँ, न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 3 बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं जिनका टोटल इनकम 4 लाख से कम है, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच जिस भी इंडिविजुअल्स का व्यक्तिगत इनकम जो है 4 लाख से कम है, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब उनको टैक्स फाइल करने की भी नीड नहीं है। वो फाइल करना चाहते हैं तो भैया सीधा सा बात है, जीरो करके अपना फाइल कर ले, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि उनको टैक्स फाइल करना पड़ेगा 4 लाख तक के इनकम पर। दूसरा मैं इशू बताता हूं, अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम नाउ देयर विल बी नो टैक्स ऑन इनकम अप टू आरएस 12 लाख, यानी 12 लाख तक के इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत, नए टैक्स रिजाइम के अंतर्गत जो है आपके पीछे ये घोषणा कर दी गई है कि भाई 12 लाख तक आपको कर की छूट मिलेगी। 12 लाख तक इनकम अर्जित करिए, कर की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप सैलरीड पीपल हैं, अगर आप वेतन भोगी लोग हैं, तो वेतन भोगी के लिए एग्जेम्पशन बिल इंक्रीज टू आरएस 12.75 लाख, यानी 75,000 और आपको इसमें जोड़ दिया गया है। 12,75,000 तक जो है आपको टैक्स नहीं लगेगा विथ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ आरएस 75,000। इसमें 75,000 की आपको क्या दे दी गई है, छूट दे दी गई है, ठीक है। तो ये केवल और केवल किसके लिए भैया, सैलरीड पीपल के लिए 12,75,000। और अगर जो बिजनेसमैन ग्रुप हैं जिनका इनकम 12 लाख तक है, तो उनको समझिए कि नए टैक्स रिजाइम के अंतर्गत जो है उनको 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं देना होगा। नया अगर बात करते हैं तो नया टैक्स स्लैब लाया गया है। जी हाँ, ये टैक्स स्लैब पहले में नहीं था। A new slab of 25% tax has also been included in the new tax regime for income of 20 to 24 लाख, यानी अगर आपका इनकम 20 से 24 लाख के भीतर हो रहा है सालाना, तो सालाना अगर इनकम आपका 20 से 24 लाख के भीतर है तो आपको 25% टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बदलाव जो है इस बार के टैक्स स्लैब में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो इफेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल से 2025 से। 10वां है टीडीएस रिलीफ। जी हाँ, देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, द बजट हैज ऑल्सो रेज्ड द डिविडेंड टैक्स डिडक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रॉम आरएस 5,000 टू आरएस 10,000। देखो होता क्या था ना भैया, जो इक्विटीज और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे, यानी जो शेयर धारक थे और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे जिनको पहले डिविडेंड मिलता था 5,000 तक, तो 5,000 के डिविडेंड पर, लाभांश पर उनको कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ता था, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 10,000 कर दिया गया है। तो जो आपका लाभांश है उसकी सीमा को 5,000 से बढ़ा करके जो है 10,000 कर दिया गया है। यानी अगर इतना का आपको लाभांश हो रहा है म्यूचुअल फंड से लेकर के इक्विटीज से, तो इस पर आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 10,000 के बाद अगर आपको कोई लाभांश हो रहा है, कोई डिविडेंड हो रहा है, तो इस पर आपको जिस तरह से आपका रेशियो रहेगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस इस पर कटेगा, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं
टैक्स रिडक्शन ऑन सोर्सेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले ये लिमिट कितना था, 5,000 का था, और अब कितना हो गया है, टैक्स रिडक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वह 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आपके पीछे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है पेंशन बोनांजा। आपको पता है कि नए वित्त वर्ष में लोगों को एक मौका दिया गया है कि जो भी लोग 2004 से जुड़े हैं, जो 2004 से जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जुड़े हैं, तो उनके लिए जो है साफ तौर पर कहा गया है कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। तो नया एक बड़ा बदलाव किया गया है कि भैया पेंशन बोनांजा के अंतर्गत आप यूपीएस को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी जॉब 2004 के बाद हुई है तो, या 2004 से आप जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत तो। नेक्स्ट है मोर टोल ऑन हाईवेज। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, अगर आप भ्रमण करना चाहते हैं, अगर आप नए नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी यहां पर एक बैड न्यूज है, क्योंकि टोल जो प्लाजा है, टोल प्लाजा के फी में बढ़ोतरी करने की बात की गई है और 3% का हाइक किया जा रहा है जो टोल टैक्स लगता है। ठीक है, तो भैया देखो, मैं तो एक्सप्लोर करता हूं, अलग अलग जगह को घूमने निकलता पड़ता हूं, तो मेरे लिए तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज मैं मान सकता हूं कि नेशनल हाईवेज में अगर टोल प्लाजा पर 3% मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो थोड़े से मेरे लिए अगर पर्सनली बात करेंगे तो ये थोड़ा सा दुखदाई वाला न्यूज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि टोल प्लाजा यानी टोल हाईवेज को बढ़ाया गया है 3%। अभी 3% अप्रॉक्स है, ये कितना बढ़ेगा एग्जैक्ट वो देख लेना है। साथ ही साथ मेडिसिन टू कॉस्ट मोर। जी हाँ, कुछ सिलेक्टेड दवाइयों की भी दाम जो है बढ़ने की उम्मीद बताई गई है, जिनमें से जो इसेंशियल मेडिसिन हैं जैसे पेन किलर्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी इन्फेक्टिव्स हो गया, एंटी डायबिटिक्स हो गया, कैंसर ड्रग्स हो गया, माना जा रहा है क्या कि 1 अप्रैल 2025 से इनकी कीमतें जो हैं थोड़ी सी बढ़ेंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो यह भी आम आदमी के लिए राहत भरी खबर ये कम से कम तो नहीं है। गैस प्राइसेस को राइज किया गया है। जी हाँ, 31 मार्च को, यानी कि जब पिछले वित्त वर्ष 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जब उसका आखिरी दिन था 31 मार्च, तो उसी दिन घोषणा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 4%, ध्यान रखिएगा, by 4% द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओल्ड लीगेसी फील्ड्स कॉल्ड एपीएम, जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म है, इसके द्वारा जो है जो भी ओल्ड लीगेसी फील्ड से जो प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस हैं उनमें 4% का हाइक देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में नेचुरल प्राइसेस की, मतलब जो नेचुरल गैस की कीमतें जो हैं, प्राकृतिक गैस की कीमतें जो हैं, वो बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि दिल्ली के अंतर्गत अगर कहा जाए तो 19 केजी के एलपीजी दाम के सिलेंडरों में जो भी कमर्शियल जो यूज होते हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होते हैं, होटल्स वगैरह में यूज होते हैं, उनमें कुछ कमी करने का फैसला लिया गया है इस सरकार के निर्णय के बाद में। मतलब वो अपने स्तर से किया गया है कि भाई हम इतना का उनको छूट दे रहे हैं। द एपीएम प्राइस हैज बीन हाइक्ड टू $6.75 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, जो कि पहले कितना था, 6.50 पर MMBTU था, यानी पर मिलियन जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वो पहले $6.50 था, वो बढ़ा करके $6.75 कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बढ़ा है आपको नेचुरल गैस का प्राइस। अगला है स्मॉल लोन्स। बैंक को निर्देश दिया गया है कि आप जो है होम लोन को 50 लाख तक जो है बढ़ा सकते हैं। 50 लाख तक के होम लोन्स जो हैं मेट्रो सिटीज के अंतर्गत आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है उसमें आप होम लोन जो है 50 लाख तक प्रोवाइड कर सकते हैं। कहां पर? मेट्रो सिटीज के अंतर्गत। तो जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनको जो है 50 लाख तक का होम लोन जो है बैंक से मिल सकता है, क्योंकि उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के अंतर्गत ला दिया गया है। तो ये रहा है आपके पास जो 15 महत्वपूर्ण बदलाव आपको किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होने हैं। उसकी थोड़ी सी कोशिश की गई है मेरे के द्वारा कि सरल शब्दों में आपको बता दूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ जैसे ही नए बदलाव आते हैं या कोई भी नया परिवर्तन होता है तो उस वैसे वीडियो के साथ हम जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय बिहार।